Question number 351, मैथमेटिक्स पोर्शन. ओके, क्वेश्चन नंबर 51. देखो क्वेश्चन कर रहा है, एक आदमी नाव को 40 किलोमीटर धारा के विपरीत तथा 55 किलोमीटर धारा के अनुदिश 13 घंटे में चलाता है. वह 30 किलोमीटर धारा के विपरीत तथा 44 किलोमीटर धारा के अनुदिश 10 घंटे में तय करता है. धारा की चाल ज्ञात करें, है ना. A man can row 40 kilometer upstream and 55 kilometer downstream in 13 hours. Also, he can row 30 kilometer upstream and 44 kilometer downstream in 10 hours. Find the speed in kilometer per hour of the current. करंट की स्पीड पूछी तो आपको पता होना चाहिए. अगर हम बात करते हैं डाउनस्ट्रीम, तो इसमें स्पीड क्या होती है? x प्लस वाई. अगर x मैंने मान लिया नाव की गति शांत जल में और y मान लिया मैंने स्पीड ऑफ करंट, धारा की गति. अच्छा, यहां पर टाइम कितना लगे? अच्छा, दूसरी बात, अप स्ट्रीम स्पीड क्या होती है? अप स्ट्रीम स्पीड होती है x माइनस वाई. ठीक है भाई, धारा के विपरीत जाओगे तो माइनस करोगे, धारा के साथ जाओगे तो प्लस करोगे. अच्छा, पहली कंडीशन बोल रहा है 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम प्लस 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, कितना टाइम लेता है? 13 घंटे. और दूसरी कंडीशन में 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम प्लस 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, कितना टाइम लेता है? 10 घंटे. ये तो बोला हुआ है. अब ध्यान देना, 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाने में स्पीड ये है, हम जानते हैं टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है ना. तो 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम 40 बाई एक्स माइनस वाई, ये तो करेंगे. प्लस 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, समय क्या लगेगा? 55 बाई एक्स प्लस वाई. और टोटल टाइम कितना है? 13 आवर्स. ये तो बोला हुआ है. अच्छा, सेकंड कंडीशन 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम मतलब x माइनस वाई, समय क्या हो गया? ये डिवाइड कर दो, 30 बाई एक्स माइनस वाई प्लस 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम 44 बाई एक्स प्लस वाई, कितना हो गया? 10. आपके पास ये दो इक्वेशन बन गई. अब अगला स्टेप क्या होगा? अब आप लिखोगे 40 बटे एक्स माइनस वाई प्लस 55 बटे एक्स प्लस वाई बराबर 13 और 30 बटे एक्स माइनस वाई प्लस 44 अपॉन एक्स प्लस वाई बराबर 10. अब जो मैं ब्लू से कर रहा हूं, एग्जाम में आपको यहां से करना था, ये सब कुछ नहीं करना जो मैंने लिखा है. एग्जाम में सब नहीं किया जाता. प्रैक्टिस इतनी होनी चाहिए कि आप डायरेक्ट इस क्वेश्चन पे आओगे. अच्छा, अब ये जो दो कंडीशन बनी है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, इन इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका आपने हाई स्कूल में पढ़ा है. ऐसा कोई बच्चा नहीं जिसे ना पढ़ाओ, है ना. इस इक्वेशन में हम क्या करते हैं? x माइनस वाई और x प्लस वाई को कुछ मान लेते हैं. इसको मान लिया मैंने 1 अपॉन बी और इसको 1 अपॉन ए मान लिया. ठीक है, तो पहली इक्वेशन मेरी क्या बन जाएगी? 40b प्लस 55a बराबर 13 और सेकेंड इक्वेशन 30b प्लस 44a बराबर 10. समझे भाई? अब इसको सॉल्व करोगे, यहां से a और b आएगा, है ना, आंसर आ जाएगा. लेकिन ऐसे भी नहीं करना है. अब जो मैं ब्लैक से कर रहा हूं, ये आपको एग्जाम में करना है. ध्यान देना, बड़ा इंपॉर्टेंट है, शॉर्टकट होता है. अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आप जिस तरह से मैंने किया था, जो काटा है, अगर ऐसे करोगे तो आपको कम से कम 1 मिनट लगेगा. अगर स्पीड बहुत तेज है तो, अगर आपकी स्पीड बहुत तेज है तो 1 मिनट लग जाएगा, शायद गलत भी आ जाए उसमें. अब आप ध्यान देना, जहां पर एक्स प्लस वाई है, इन दोनों में इसकी ऊपर की संख्या का ले लो मासा, एचसीएफ ले लो. 55 और 44 का एचसीएफ कितना होगा? 11. तो अब हम मान लेंगे कि ये 11 है. ध्यान देना, स्टेप को बड़ा इंपॉर्टेंट होता है. हमने मान लिया कि x प्लस वाई 11 है. ठीक है, और अगर x प्लस वाई 11 है तो इस इक्वेशन दोबारा लिख रहा हूं मैं, 40 बटे एक्स माइनस वाई प्लस 55 बटे 11 बराबर 13. मैंने माना है कि ये 11 है. ठीक है, ये 11 से कितनी बार जाएगा? ये 5 इधर आएगा, तो 40 बटे एक्स माइनस वाई बराबर 8. तो यहां से x माइनस वाई कितना आ जाएगा? 40 बटे 8 या 5. अरे समझे बात? मैंने इसको 11 माना, उसको 11 मानने से ये 5 आ गया. और जो ये वैल्यू आई दोनों यहां पुट करेंगे हम, ये रखेंगे 5, ये रखेंगे 11. अगर ये 5 और 11 रखने से 10 आ रहा है तो मेरा एजम्पशन सही है. तो ये 5 से कितनी बार जाएगा? 6 बार, 30 है ना. और ये 11 से कितनी बार जाएगा? 6 4 10. इसका मतलब सबको सही हो गया. इसका मतलब x प्लस वाई कितना हो गया? 11 और x माइनस वाई कितना हो गया? आप ऐसे करोगे, ये भी तब भी वही आएगा, लेकिन जल्दी हो जाएगा इससे. तो देखो, इसको सॉल्व कर लेते हैं. हमें निकालना क्या है? धारा की चाल. धारा की चाल में क्या मानता हूं? y, जो घटा दो, माइनस प्लस माइनस, ये कट गया,
2y बराबर 6, y बराबर 3। आंसर। ये स्टेप अप्लाई करने पड़ेंगे आपको। अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो आपको ये सोचना पड़ेगा। लिख लो, इसमें एक ट्रिक होती है, लिख लो उस क्वेश्चन के ऊपर, वो ट्रिक तैयार रखनी है। ओके, एक बेलनाकार कनस्तर जिसका आधार क्षैतिज है तथा आंतरिक त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, बेलन है ये, में इतना पानी की जब इसके अंदर एक ठोस गोला डुबोया जाता है तो पानी गोले को ठीक ऊपरी सतह तक ढक लेता है। गोला कनस्तर में बिल्कुल सही तरीके से आ जाता है। कनस्तर में गोला डुबोने से पहले पानी की गहराई कितनी थी? A cylindrical cane whose base is horizontal and is of internal radius 3.5 centimeter contains sufficient water so that when a solid sphere is placed inside, water just cover the sphere. The sphere fits in the cane exactly. ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन डायग्राम समझ लो। एक स्फीयर है, माना ऐसा गोला, और आपके पास ये सिलेंडर है। ये तो मतलब हुआ, बोला है जो गोला है वो पूरा पूरा उसमें फिट आ रहा है। अच्छा, इसकी रेडियस कितनी दी हुई है? क्योंकि लाइन बोलिए द स्फीयर फिट्स इन द केन एग्जैक्टली, गोला कनस्तर बिल्कुल सही तरीके से आ जाता है। इसका मतलब इस गोले की रेडियस भी कितनी होगी? 3.5। ठीक है, और इसकी हाइट कितनी होगी सिलेंडर की? जो इसका व्यास या डायमीटर होगा वही तो इसकी हाइट होगी, 7। अब जब इसमें हमने गोला डाला तो पानी कहां तक आ गया है? ऊपर तक बिल्कुल टच कर रहा है पानी, ऐसे ये पानी है इसमें। ठीक है, तो जब मैं गोला इसमें से हटा दूंगा, ये स्टेप ढंग से समझना, अगर मैंने गोला इसमें से हटा दिया पानी कुछ यहां तक होगा। ठीक है, अब हमें पूछा है जब गोला हमने हटा दिया तो पानी की हाइट कितनी है? व्हेन वी हैव रिमूव्ड स्फीयर व्हाट इज द हाइट ऑफ द वाटर इन कंटेनर। ये समझ में आया? अब देखो होगा क्या, ये जो हिस्सा है ये क्या बनेगा? ये फिगर का नाम क्या होगा? ये जो फिगर होगी इसका नाम क्या होगा? बेलन ही तो होगा, सिलेंडर ही तो होगा। जो पानी जिस बर्तन में रखा होता है उसका आकार ले लेता है। तो ये जो पानी है ये भी तो गोला होगा, और इसका आयतन क्या होगा? रेडियस 3.5। इस वाले पानी का आयतन, वाटर वॉल्यूम, पाई आर स्क्वायर इंटू एच। बोलो, अब ये पानी का आयतन हम यहां से कैसे निकालेंगे? तो ये वाटर वॉल्यूम एक और बात से निकाल सकते हैं, वाटर वॉल्यूम इज इक्वल वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ये भी तो हो सकता है। अगर मैं पूरे बेलन से गोले का बेलन माइनस कर दूं तो वाटर वॉल्यूम नहीं आ जाएगा? अच्छा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच माइनस, यहां कैपिटल एच कर लो, माइनस गोले का वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब बराबर ये वाला वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर स्मॉल एच। अब जब ध्यान देना, मैं इसकी कैलकुलेशन शॉर्ट करने का तरीका बता रहा हूं, क्या क्या हम चीजें हटा सकते हैं। अब एग्जाम में आपको यहां से लिखना था बस। ये जो डायग्राम मैंने बनाया एग्जाम में बनाया नहीं जाएगा डायग्राम, क्योंकि वहां पे आपको पेज मिलेगा नहीं इतना। आपको समझना होगा कि देखो ये पाई आर स्क्वायर एच, कैपिटल एच मैंने ले लिया, येली लाइन। ठीक है, ये पूरा सिलेंडर का आयतन हो गया जिसमें कि गोला भी फिट है। और अगर गोले का आयतन माइनस करूं तो बचेगा क्या? पानी का आयतन। और पानी का आयतन मेरा ये रहा पाई आर स्क्वायर एच, जिसमें ये एच मुझे निकालना है। अब दूसरा स्टेप, इसमें से मैं पाई पाई पूरा काट देता हूं आसान करने के लिए, और आर स्क्वायर यहां पर है, यहां पर 2 बार 3 बार है तो कट जाएगा और आर स्क्वायर कट गया। कितना आसान क्वेश्चन हो गया। ये बचेगा एच माइनस 4/3 आर, क्योंकि क्यूब था ना, बराबर एच। तो एच कितना है? 7, ये पूरी हाइट, माइनस 4/3 स्मॉल आर 3.5 बराबर एच। तो ये कितना हो गया? 7 माइनस 14/3 इज इक्वल एच। तो एच कितना हो जाएगा? 21 माइनस 14/3 और 7/3। आंसर। पता बड़ा लॉजिकल क्वेश्चन था ये। दोनों ही क्वेश्चन, पहले दोनों बड़े अच्छे क्वेश्चन थे। वाटर, ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन है। वाटर इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर। जब भी ये चीज दी होती है 14 सेंटीमीटर वायर्स वाले पाइप से 5 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये जो स्पीड होती है इससे हमेशा हाइट आती है। ठीक है, वाटर इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर थ्रू द पाइप ऑफ डायमीटर 14 सेंटीमीटर। देखो यार, इसका मतलब ये है इससे पानी किस गति से गिर रहा है। तो ये जो लाइन होती है इसका मतलब देखो क्या होता है, 1 घंटे में हाइट ऑफ वाटर 5 किलोमीटर पर आवर का मतलब है 1 घंटे में 5 किलोमीटर।
है ना, यहां से हाइट आ जाएगी 5 किलोमीटर। अच्छा हमारा जो क्वेश्चन है किसमें है, अच्छा आवर्स में ही है, ये किलोमीटर, इसको मैं किसमें बनाऊंगा, मीटर में बना लेता हूं। तो 5 किलोमीटर में कितने मीटर, ये हो गई हाइट ऑफ वाटर इन 1 आवर, 1 घंटे में पानी की हाइट जो गिरेगी 5000 मीटर। और जो ये बर्तन दिया, जो ये टंकी दी है, ये कैसी है, सिलेंड्रिकल है। तो जो उसका पानी गिरेगा, जरा कभी भी आप घर पर टंकी चलाओगे तो पानी जब गिरता है तो कैसी फिगर होती है, सिलेंडर होती है, ये ध्यान रखना। पानी जो आता है वो सिलेंड्रिकल फॉर्म में आता है। अच्छा अब हम क्या करेंगे, इसका रेडियस कितना दिया है, 7 सेंटीमीटर, ठीक है भाई, 7 सेंटीमीटर दिया हुआ ना, 14 सेंटीमीटर डायमीटर दिया है, इसको मीटर बना लो। तो 7/100 मीटर या 0.07 मीटर। इसका मतलब अगर मैं ऐसा देखता हूं, देखो ये आपका पानी गिर रहा है और ये 1 घंटे में इतना पानी गिर गया, तो ये तो हो गई हाइट 5000 मीटर जो मैंने भी बताया आपको, और रेडियस कितनी होगी 0.07 मीटर। तो मैं यहां से देखो ये हाइट हो गई और ये रेडियस हो गई, तो वॉल्यूम निकाल सकता हूं। तो अब मैं लिखूंगा वॉल्यूम ऑफ वाटर इन 1 आवर। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर कितना है 0.07 का स्क्वायर इंटू एच कितना है 5000। ये कितना हो जाएगा, पाई को छोड़ दो ऐसे ही, ये हो गया 0.0049 इंटू 5000। अरे समझे बात, 3 डेसिमल से 3 जीरो हट जाएंगे, ये हो गया पाई इंटू 4.9 इंटू 5। इसको अब ऐसे छोड़ देता हूं, ठीक है। अब अगला स्टेप, और इससे हमें भरना, जैसे घर पे नहाते हो तो टंकी चलाते हो, पानी भरता है टब में, ये जो टब है वो कैसा है, रेक्टेंगुलर टैंक है, कुछ ऐसा है। अब देखो पानी गिर रहा है ऐसे टैंक में, अब ये पानी यहां से गिरा है इस पे, यही तो हुआ होगा, और पानी का तल माना 1 घंटे में इतना बढ़ गया। तो ये जो पानी का तल भरा है, ये फिगर क्या बनेगी, कोई बताएगा इसका नाम क्या होगा जो फिगर बनी है, क्यूबॉइड, घनाभ, है ना। इसकी लंबाई, टैंक की लंबाई कितनी है 50 मीटर, चौड़ाई कितनी है, हमको इस क्वेश्चन में हाइट दे रखी है 7 सेंटीमीटर। अब एक और बात, ये मीटर में है, ये सेंटीमीटर, यूनिट का बड़ा ध्यान रखा जाता है। तो देखो वॉल्यूम ऑफ वाटर इन टैंक, इस टैंक का वॉल्यूम कितना हो गया 44 गुणा 50 गुणा 7/, ये 100 से डिवाइड क्यों किया, क्योंकि ये सेंटीमीटर दिया था। अच्छा ये 2 बार काट दो, ये हो गया 22 गुणा 7, समझे भाई, ये आपका आ गया वॉल्यूम ऑफ वाटर इन टैंक। अच्छा 1 घंटे में इतना पानी आ रहा है और इतना पानी आया है, तो टाइम क्या होगा 22 गुणा 7, ये पानी आया और टोटल 1 घंटे का पानी इतना है, पाई इंटू 4.9 इंटू 5, ठीक है भाई। अब वैल्यू पुट करते हैं 22 गुणा 7/, ये हो गया 22/7 गुणा 4.9 इंटू 5, ये 22 कट गया, 7 ऊपर आ जाएगा, 49/4.9 इंटू 5, ये डेसिमल डालो यहां पर, 10 हो गया, 2 घंटे, ए ऑप्शन। ये तीनों क्वेश्चन बहुत मजेदार थे, इस एसटी के शुरू के 3 क्वेश्चन टफ निकले हैं। ए बी एंड सी हैव टू टाइप 506 पेज, ए बी तथा सी को एक कार्य करने के लिए 500 पेजों को टाइप करना है। ए एक पेज को 12 मिनट में, ए जो है एक पेज को 12 मिनट में, बी 15 मिनट में और सी 24 मिनट में टाइप करता है। यदि वे इस कार्य को 3 भाग में इस पर बांटते हैं कि वे तीनों टाइपिंग में समान समय तक कार्य करते हैं, बी को कितने पेज टाइप कर, समान समय बोला हुआ है, ठीक है। यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि देखो सी को एक पेज टाइप करने में 24 मिनट लग रही है, ये जनरल क्वेश्चन नहीं है, ये अलग हटके क्वेश्चन है। तो आपको यहां पे ये बात ध्यान रखना है, समान समय तक कार्य करते हैं, ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है। A can type a page in 12 minutes, B in 15 minutes, C in 24 minutes. If they divide the task into 3 parts so that all the 3 of them spend equal amount of time in typing, तो आप क्या करोगे 12, 15, 24 का ले लोगे एलसीएम, कितना आएगा 120। मान लेते हैं वो 120 मिनट तक काम करते हैं। तो ये क्योंकि A जो है वो 1 मिनट, एक पेज टाइप करने में 12 मिनट ले रहा है, तो 120 मिनट में कितने पेज टाइप कर देगा 10 पेज, है ना। ये कितना पेज कर देगा 8, और ये कितने पेज कर देगा 5। तो 120 मिनट में या 2 घंटे में कितने पेज टाइप हो गए 23 पेज।
समझे बात? 23 पेज टाइप करने में तीनों को 2 घंटे लगते हैं, समय बराबर करना है मुझको। अच्छा, उसके बाद कितने पेज टोटल है? 506। तो क्या 23 506 से डिवाइड हो रहा है पूरा पूरा? कितनी बार हो रहा है? 22 बार, क्योंकि 529 होता है 23 का वर्ग, तो इसका मतलब 22 बार चलेगा। तो 22 ये करेंगे और ये 23 गुना 22, हो गया काम पूरा। तो ये तो हो गया 506 पेज, और यहां पे कितना हो गया? 44 घंटे। लेकिन अब इंपॉर्टेंट ये है, हमको पूछा व्हाट इज द नंबर ऑफ पेज देन बी शुड टाइप। उस वक्त तक बी ने कितने पेज टाइप किए होंगे? देखो कितना घंटा हो गया? 44 घंटे, या 44 गुना 60 मिनट कर देता हूं मैं। और बी को एक पेज टाइप करने में कितना समय लगता है? 15 मिनट। तो इतने घंटे में कितने पेज टाइप कर लेगा? 15 4 4 चौक 16 4 चौक 176, बी ऑप्शन। ये रिवर्स क्वेश्चन था, समझे? थोड़ा दिमाग वाला क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन 55। अब देखो इस क्वेश्चन करने का शॉर्टकट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बराबर 0, और आपसे पूछा हुआ है a6 प्लस b6 माइनस c6 अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए आप कुछ नहीं करोगे, आपके जो आंसर्स दिए हैं वो न्यूमेरिकल वैल्यू दी हुई है, ठीक है? आंसर में न्यूमेरिकल वैल्यू है, मतलब कोई टेंशन की बात नहीं है। इसको इधर शिफ्ट कर लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर। अब जो मैं कर रहा हूं वो ध्यान है, 9 16 25 होता है ऐसा। तो ये होता है 3 का स्क्वायर, ये होता है 4 का स्क्वायर, ये होता है 5 का स्क्वायर। इसका मतलब ए का मान हो गया 3, बी का मान 4 और सी का मान 5। समझे बात? अच्छा, अब यहां पर आपको बस 6 करने में प्रॉब्लम आने वाली जो आएगी, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं इस क्वेश्चन में। a6 3 की पावर 6 729 मालूम है, प्लस b की पावर 6 4096, और माइनस ये हो जाएगा क्या? 125 का क्यूब क्या होता है? 15625। अब तुम लोगों को पता ना हो तो ये क्वेश्चन टफ हो जाएगा आपके लिए। अच्छा, एक तरीका और है, अगर आप ऐसा ना मानना चाहो, आपको डर लगता हो इतनी बड़ी वैल्यू, तो मैं क्या करता हूं, ए स्क्वायर, देखो बहुत तरीके होते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के। अलजेब्रा ट्रिग्नोमेट्री तो शॉर्टकट बेस्ड होता है पूरा पूरा। a6 प्लस b6 माइनस c6 अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। देखो आपको डर लगता हो तो आप लिखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर, इसको मानो 1 प्लस 1 बराबर 2। तो ए हो गया 1, बी हो गया 1, सी हो गया √2। अरे समझे? अब रखो ए की पावर 6 1 प्लस बी की पावर 6 1 माइनस 2, और √2 का क्यूब करोगे ना तो 2 का क्यूब 8 अपॉन 1 इंटू 1 इंटू 2, ठीक है? माइनस 6/2। आंसर इज खत्म क्वेश्चन। अगर आप वो 3 4 5 भी कर तो भी आंसर यही आता, लेकिन उसमें लंबा हो जाता। आपको चाहिए क्वेश्चन जल्दी हो, मेरे पास आने का मतलब ये कि आपको बताऊं कि कैसे क्वेश्चन शॉर्ट में होगा, ठीक है? अलजेब्रा ट्रिग्नोमेट्री शॉर्टकट होता है पूरा पूरा, बस आपको पता है नहीं पता अलग बात है। ये आसान क्वेश्चन की कैटेगरी में आया, ठीक है? वैल्यू मान लो। अब आप चाहे यहां पर 2 2 8 भी मान सकते थे, जो आपकी मर्जी मानो, जो ऐसा मानो जल्दी हो जाए। A shopkeeper purchased a chair marked at ₹800 at 2 successive discount of 10 and 15%. He spent 28 on transportation and sold the chair for 800. Find his gain or loss. एक दुकानदार 800 रुपए अंकित मूल्य वाली कुर्सी को 10% तथा 15% की 2 क्रमागत छूट के बाद खरीदता है। वह परिवहन पर 28% खर्च करता है तथा कुर्सी को 800 बेच। ध्यान देना, इसकी क्रय मूल्य सीपी 800 का ऑब्जेक्ट था, पहला डिस्काउंट 10% 90/100 ये तो होगा, दूसरा डिस्काउंट 15% 85/100, और ये तो हो गया सीपी। लेकिन उसने उसको लाने ले जाने में 28 रुपए खर्च कर दिया, तो वो भी सीपी में जुड़ जाएगा। 85/100 ये समझ में क्या क्या हुआ? सीपी क्या होता है? जो आप लेकर आए उसको खर्चा किया लाने में, ट्रांसपोर्ट, वो भी जुड़ जाएगा। अब जरा इसको देखते कैसे सॉल्व करेंगे। देखो ये 2 जीरो काट दो, 1 जीरो ये काट दो, 5 से 2 बार, 5 17 बार, और 2 से ये 4 बार। तो ये कितना हो गया? 68 गुणा 9 प्लस 28, 9 8 72 7 612 प्लस 28 तो 640। ये इसकी होगी सीपी, और इसने बेचा कितने में? 800 रुपए में। तो प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट कितना होगा इसको? 160 रुपए का अपॉन सीपी अपॉन में करते हैं इंटू 100, 25%। ए ऑप्शन, समझे? अभी आप जब प्रॉफिट लॉस पढ़ोगे तो ये समझ में आएगा मैंने क्या किया। ये डिस्काउंट का मतलब उसको सीधे सीधे घटाना होता है।
5 प्रश्नों के एक प्रश्न पत्र में 5% उम्मीदवारों ने सभी प्रश्नों के उत्तर दिए, 5% उम्मीदवारों ने किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, शेष के 25% उम्मीदवारों ने केवल एक प्रश्न का तथा 20% उम्मीदवारों ने 4 प्रश्नों के उत्तर दिए। यदि 396 उम्मीदवार में 2 या 3 प्रश्नों के उत्तर देते हैं तो परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवार की कुल संख्या क्या थी? इन एन एग्जामिनेशन पेपर ऑफ 5 क्वेश्चन, मान लेते हैं 100 लोग उस एग्जाम में बैठे। ध्यान समझना कैसे करने का तरीका होगा। 0, 1, 2, 3, 4 और 5। पहली लाइन है 5% ऑफ द कैंडिडेट आंसर ऑल ऑफ देम, मतलब ये जो क्वेश्चन पांचों देने वाले 5% है, मतलब 100 के 5, और 5% आंसर नन, तो 0 देने वाले भी 5 थे। मैंने मान लिया 100 बच्चे थे टोटल, इससे क्वेश्चन करना 100 से आसान रहेगा। तो 5 लोगों ने तो कोई भी आंसर नहीं दिया और इन 5 सारे आंसर दिए। उसके बाद ऑफ द रेस्ट बचे हुए कितने बचे? 90 का 25% कैंडिडेट आंसर ओनली 1 क्वेश्चन, इसका 25% होगा 25/100, तो ये हो गए 22.5। समझे बात? 22.5 ने एक आंसर दिया, एक क्वेश्चन किया। जैसे तुम लोगों में ऐसा क्या होगा ना, किसी ने कुछ भी नहीं किया होगा मैथ्स में, किसी ने 1 दिया होगा, किसी ने 20 दिया होगा, ऐसे कुछ करके हुआ होगा। अच्छा, एंड 20% आंसर 4 क्वेश्चन, तो इसका 90 का 20% कितना होगा? 18। 18% लोगों ने कितने दिए? 4 दिए। अच्छा, ये हो गया 5, 5, 10 और 18 और 22 40.5। तो टोटल 0 + 1 + 4 + 5 के आंसर देने वाले कितने थे? 50.5। इसका मतलब 0 क्वेश्चन आंसर करने वाले, 1 क्वेश्चन आंसर करने वाले, 4 और 5 वाले 50.5 हैं। तो 2 + 3 वाले कितने होंगे? 100 से घटा दो। समझे बात? अब यहां पूछा है नंबर ऑफ कैंडिडेट दैट अपीयर्ड फॉर द एग्जाम, मतलब सारे पूछे हुए हैं। 49.5 वाले कितने हैं? 396, ये तो बोला हुआ है। तो 1 वाले कितने होंगे? 396 / 490.5। और 100% वाले कितने होंगे? 396 × 100 / 49.5। ये किससे कटेगा? ये मेरे ख्याल से 8 से पूरा जाएगा ना, तो ये 8 हो गया 800। इस क्वेश्चन को आप 100 मानो, जल्दी हो जाएगा। x माने से क्वेश्चन फंस जाएगा। द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम फॉर 2 years इज ₹832 and the simple interest on the same sum for the same period is 800. The difference between the compound and simple for 3 years. अच्छा, अब यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है। आपको 2 साल का CI दे रखा है, 2 साल का SI दे रखा है। अब इसमें एक फॉर्मूला लगा के आप प्रिंसिपल निकाल सकते हो, रेट भी निकाल सकते हो, है ना। अगर आपको मैं कुछ फॉर्मूला लिखवा रहा हूं, 2 year SI एंड 2 year CI। फॉर्मूला नंबर 1, टोटल 3 फॉर्मूले हैं, याद रखना आप लोग। P = 1 year SI का स्क्वायर अपॉन डिफरेंस। एक फॉर्मूला तो ये होता है, इसी से प्रिंसिपल आ जाता है। सेकंड फॉर्मूला होता है CI अपॉन SI बराबर R + 200/200, इससे R आ जाता है। थर्ड फॉर्मूला प्रिंसिपल बराबर डिफरेंस 100/R, एक ये फॉर्मूला भी होता है। अगर आप प्रिंसिपल निकालो तो डिफरेंस आने निकाल लेना। और ये तो हो गया 2 साल के लिए। अब 3 साल का फॉर्मूला लिख लो। प्रिंसिपल बराबर डिफरेंस 100/R का होल स्क्वायर 100/300 + R। ये फॉर्मूला आपको यहां पर लगाना पड़ेगा। तो देखो भाई, यहां पर ये जो वैल्यू आएगी, यहां से आपको डिफरेंस निकालना है, प्रिंसिपल चाहिए, R चाहिए। तो पहले हम क्या करेंगे, इस वैल्यू से निकालेंगे R, ठीक है, और इससे निकालेंगे प्रिंसिपल, यहां पुट कर देंगे। अब यहां पे वैल्यू पुट कर ध्यान देना। प्रिंसिपल क्या होगा? 1 year SI। अगर 2 साल का SI 800 है तो 1 साल का SI कितना होगा? 400। तो 400 का वर्ग मतलब 400 × 400। इनका डिफरेंस कितना है? 32। 16 से 2 बार, या 8 से 4 बार, 8 से 5 बार, और 4 से ये 100 बार। तो प्रिंसिपल कितना आ गया? 5000। ठीक है, समझे बात? अब हम निकालेंगे यहां पर वैल्यू पुट करके, रेट निकाल लेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट है 832, सिंपल इंटरेस्ट है 800 बराबर R + 200/200। R आ गया 8%। अरे समझे भाई, R आ गया, प्रिंसिपल आ गया, दोनों चीज आ गई। तो आपको ये फॉर्मूले याद होने चाहिए। एक शॉर्टकट और होता है, पहले ही समझ लो, फिर शॉर्टकट दूसरा बताऊंगा।
अच्छा अब यहां पर आते हैं, प्रिंसिपल कितना है 5000, डिफरेंस पूछा है मान लो डी 100/8 का स्क्वायर, और ये हो गया 100/300 + 8, ये तो करेंगे। तो डिफरेंस कितना हो गया 5000, 8 का स्क्वायर बटे 100 का स्क्वायर इंटू 308/100। और यहां पर एक बात समझो, आंसर डेसिमल में आएगा क्योंकि नीचे बहुत सारे जीरो हैं। देखो यहां पर ये 2 जीरो तो कट जाएंगे, लेकिन फिर भी यहां पर कितने जीरो आएंगे, 4 जीरो आएंगे, 2 ही तो कट पाएंगे, बल्कि एक कट पाएगा, डेसिमल जरूर आना है। इसका मतलब ये 2 आंसर तो नहीं हो सकते, है ना। आंसर या तो ये होगा या ये होगा। आप सॉल्व कर लो तो ये हो जाएगा 50 गुणा 64 गुणा 308/10,000, एक जीरो काट दो। अच्छा ये 8 से कटेगा, 8 से कितनी बार कटेगा 125 बार, और 5 से 25 बार, तो 8 अट्ठे 64/25, 9 बार जाएगा ना, सी आंसर। ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 and 30 days। ए और बी किसी काम को 20 या 30 दिन में कर सकते हैं। दोनों एक साथ कार्य को किसी निश्चित समय में करने के लिए शुरू करते हैं, लेकिन बी कार्य पूरा होने के 5 दिन पहले कार्य छोड़ देता है, कार्य को पूरा होने में लगा समय। सबसे आसान क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क का। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि ऐसे दिन छोड़ते हैं, पहले तो बहुत सिंपल शॉर्टकट समझना। एलसीएम आगे 60, किस किस को मेथड आता है एलसीएम वाला। अब सुनो, क्वेश्चन ये कह रहा है बी ने कितने दिन पहले काम छोड़ा है, 5 डेज पहले काम छोड़ दिया। इसका मतलब 5 दिन तो जो काम छोड़ा उसमें किसने काम किया होगा, ए ने किया होगा अकेले, और उससे पहले किसने किया होगा, ए और बी ने किया होगा। तो देखो दोनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं पर डे, 5। और जब बी ने काम छोड़ दिया 5 दिन के लिए, तो उस 5 दिन में किसने काम किया होगा, ए ने। तो ए का 5 दिन का काम 1000 अकेले किया ना, एक अकेले ए का, क्योंकि आखिरी के 5 दिन बी नहीं था, तो ए ने अकेले काम के कितने यूनिट कर लेंगे 15। आखिरी के 5 दिन ए ने 15 यूनिट किए, तो बचे यूनिट कितने, किताब में कितने पेज है 60, जो एलसीएम आता है वो हमारा टोटल काम हो जाता है। तो 45 पेज जो भरे होंगे दोनों ने मिलकर भरे होंगे। ये बात समझ में आती है, मिलकर भरे होंगे, और दोनों मिलकर पर डे कितना कर रहे हैं, तो ए प्लस बी का टाइम 45/9 डेज। इसके अंदर 9 दिन 7 और 5 दिन अकेले। पूछा क्या है, फाइंड द टाइम इन विच वर्क इज कंप्लीटेड। 9 5 20 से 50 के बीच ऐसी कितनी संख्या है जिनका कोई भी गुणनखंड 2 से 10 के बीच की कोई संख्या नहीं है। तो 2 से 10 तक कौन कौन से होते हैं, 2 3 5 7, और प्राइम नंबर देख रहा हूं मैं क्योंकि 8 में तो 2 आ ही गया बस। तो 20 से लेकर 50 तक ऐसी कितनी संख्या है जो 2 3 5 7 से नहीं जाएंगे, मतलब बची हुई प्राइम नंबर जाएंगे बस। तो 21 नहीं होगा, 22 नहीं होगा, 23 होगा। अरे समझे बात, 22 तो 2 से हो रहा है ना, क्वेश्चन करा इनसे ना कटे। 23 होगा, फिर होगा 29, फिर होगा 31, फिर होगा 37, 41, 47, और कोई होता है 43। कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7। अरे समझे बात, क्वेश्चन बोल रहा है कि 20 से लेकर 50 तक ऐसी कितनी संख्या है जो 2 से 10 के बीच की कोई संख्या से डिवाइड ना हो। ये तो मतलब इस बात का मतलब 2 ना हो उसके अंदर, 3 ना हो, 5 ना हो, 7 ना हो। अच्छा, इस तरह क्वेश्चन का रूल होता है, अगर आपके पास रूट में वैल्यू दे रखी है तो इसके ऐसे गुणनखंड बनाओ 3 into 2, ऐसे फैक्टर बनाओ जिनका की डिफरेंस 1 आए। 3 - 2 1 आ गया, तो अगर यहां प्लस है तो इसका आंसर होगा 3। और अगर ऐसा क्वेश्चन था 6 - √6 - √6 एंड सो ऑन, और अगर यहां पर फैक्टर बन गए और अगर माइनस है तो इसका आंसर क्या होगा 2। तो यहां पर प्लस है ना, एक ही आंसर होता है, अगर प्लस है तो बड़ा वाला, माइनस है छोटा वाला। 62। ट्राइंगल एबीसी में एंगल ए समकोण है तथा एडी बीसी पर लंब है। यदि एडी 4 बीसी 12, तो कॉट बी प्लस कॉट सी का मान। इन ट्राइंगल एबीसी एंगल ए 90 डिग्री है। एडी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया मैंने ऐसे, ये परपेंडिकुलर है। एडी है 4, बीसी है, ये वैल्यू दे रखी है आपको कितना 12। देन द वैल्यू ऑफ कॉट बी एंड कॉट सी, ये पूछा हुआ है।
अच्छा, इसमें एक रूल होता है, आपको पता होना चाहिए। अगर मैं बात करता हूं कॉट बी क्या होगा? कॉट बी होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बीडी अपॉन ईडी। और कॉट सी कितना होगा? सीडी अपॉन एडी। हमको पूछा क्या है? कॉट बी प्लस कॉट सी, ये हो गया बीडी अपॉन ईडी प्लस सीडी अपॉन एडी। अब इनको एलसीएम ले लो, एडी एलसीएम आ गया, बीडी प्लस सीडी कितना होगा? बीसी अपॉन एडी। और बीसी कितना दिया? 12, एडी दिया है 4, हो गया आंसर 3। ट्रिग्नोमेट्री पता तो क्वेश्चन आसान है। ओके, आपको दिया हुआ है ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा बराबर सी, और आपसे पूछा हुआ है ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा का स्क्वायर पूछा हुआ है आपसे। तो मान लेते हैं इसको एक्स मान लो। ध्यान समझना, एक रूल होता है, अगर आपके पास ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा बराबर एक्स है, तो अगर यहां पर जो कॉस के साथ है वो इधर साइन के साथ हो, दिख रहा है ये ए यहां पर साइन के साथ, इधर जो साइन के साथ हो इधर कॉस के साथ हो। यहां पर साइन के साथ बी था, यहां पर कॉस के साथ बी है, तो इसका रूल होता है इनके स्क्वायर का सम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये रूल होता है। और हमको पूछा क्या? स्क्वायर पूछा हुआ है, तो सीधे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, तो ये जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ए ऑप्शन। ये फॉर्मूला याद रखना आप लोग, सीधे सीधे फॉर्मूला होता है ये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड सी ऑफ ट्राइंगल एबीसी, एंगल बी और सी ये यहां मिलते हैं किस पर? ओ पर। एंगल ये 102 दिया हुआ है। अब एक रूल लिख लेना आप लोग, एंगल बी ओ सी बराबर 90 प्लस हाफ एंगल ए बी सी, ये फॉर्मूला होता है और बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। इसमें एक और फॉर्मूला नोट कर लेना, अगर किसी ट्राइंगल के एंगल को हम आगे बढ़ा के तब बाइसेक्ट करते हैं एंगल, मतलब ये बाइसेक्ट किया मैंने बी सी ए, तो ये जो एंगल होता है यहां पर एंगल ओ बराबर होता है 90 माइनस हाफ एंगल ए, ठीक है, ये याद रखना। अगर अंदर बाइसेक्ट होता है तो प्लस होता है, और अगर बाहर बाइसेक्ट होता है तो माइनस होता है। अच्छा, हमको बीओसी दिया है 102, और हमको एंगल एबीसी पूछा होगा, बीएसी नहीं बी, हाँ तो ये बीएसी होता है यहां पर, तो बीएसी बटे 2, ये 90 इधर आएगा, कितना हो जाएगा? 12 बराबर एंगल बीएसी बटे 2, तो एंगल बीएसी बराबर हो गया 24 डिग्री। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ये जो एंगल होता है इसका 90 प्लस हाफ एंगल ए होता है, ये बहुत बार आया एग्जाम में, तो याद रखना इस कॉन्सेप्ट को। अच्छा, 17 की पावर 9 प्लस 13 की पावर 9 और 17 की पावर 5 प्लस 13 की पावर 5 का उभयनिष्ठ कॉमन फैक्टर। देखो रूल होता है, x की पावर n प्लस y की पावर n इज डिविजिबल बाई x प्लस y इफ n इज ऑड। अगर बीच में प्लस हो और पावर बराबर हो तो तभी डिवाइड होगा x प्लस वाई से जब n की पावर ऑड हो, n वैल्यू ऑड हो। तो देखो दोनों ऑड है, ये भी विषम होने पर होता है ऐसा। तो ये किससे डिवाइड होगा? 17 प्लस 13 30, और ये 17 प्लस 13 30, तो कॉमन फैक्टर क्या हो गया? एक लंबवत शंकु की तिर्यक ऊंचाई 10 तथा उसकी ऊंचाई 8 मीटर है। देखो बहुत घटिया सा क्वेश्चन है। तिर्यक ऊंचाई 10 है जिसको स्लांट हाइट बोलते हैं, और ये 8 मीटर है, तो 10 8 ये होगा 6 पाइथागोरस लगाने से। आर आ गया 6। पूछा क्या है? फाइंड एरिया ऑफ कर्व सरफेस एरिया, क्या फॉर्मूला होता है? पाई आर एल। तो पाई आर कितना है? 6, एल कितना है? 10, तो 60 पाई। पता है शुरू के जो 3 क्वेश्चन में लगा था आधा घंटा, और अगले के 15 क्वेश्चन में कितना जल्दी हो गया। तो यही होता है पेपर में, पता नहीं था कौन सा टफ होगा कौन सा आसान होगा। तो आप ये मत करा करो कि आप डर के मारे पहले टफ क्वेश्चन छोड़ दिया करो, वहां रिव्यू का बटन होता है एक, आगे पहले कर लिया करो, जो बड़े क्वेश्चन को छोड़ दिया करो। ये सब आसान क्वेश्चन माने जाते हैं। कहीं आप उन 3 क्वेश्चन में पूरा टाइम वेस्ट कर दोगे तो आगे 25-20 क्वेश्चन छोड़ दोगे, ठीक है। रिव्यू करके बाद में देखा करो उनको। एट अ गेम ऑफ बिलियर्ड ए कैन गिव बी 15 पॉइंट इन 60 एंड ए कैन गिव सी 20 पॉइंट इन 60। हाउ मेनी पॉइंट कैन बी गिव सी इन अ गेम ऑफ 90? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखो बिलियर्ड के खेल में ए बी को 60 में से 15 अंक तथा सी को 60 में से 20 अंक दे सकता है। इसका मतलब हुआ कि अगर, बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि 60, अगर ए के 60 पॉइंट बने तो बी के बनेंगे 45 पॉइंट।
15 पॉइंट दे दिया, मतलब कम करा उसने। ये वही क्वेश्चन हो गया कि 60 मीटर की रेस में वो उसको 15 मीटर से हराता है, ये वही क्वेश्चन हो गया। इसका मतलब अगर ए के पॉइंट होंगे 60 तो बी के कितने होंगे 45 ना, 15 अंक दे सकता है, मतलब 15 कम दे रहा है वो उसको, ठीक है। और दूसरी गेम में वो 60 अंक में से 45 15 उसको दे रहा है, 15 से हरा रहा है उसको। यहां पे लैंग्वेज होती है, ठीक है, ये लैंग्वेज होती है, लैंग्वेज के हिसाब से समझ आता है। एंड ए कैन गिव सी 20 पॉइंट इन 60, तो अगर ए को आते हैं 60 अंक तो सी को कितने आएंगे 40, ठीक है। तो इसका मतलब अब आगे बोला है बी सी को कितने अंक दे सकता है, 90 अंकों खेल में। तो देखो बी के अगर 45 आए तो सी के कितने आएंगे 40, और गेम कितने का 90 का है, तो इसको दुगना कर दो। बी के 90 तो सी के कितने 80, कितने पॉइंट दिए, सी ऑप्शन। इसमें सॉल्यूशन गलत दिया हुआ है ना। अच्छा, ये क्वेश्चन आसान होते हैं, बस पैटर्न लेके चलो। और देखो यहां पर आप एक चीज देखो, 1 प्लस एक्स की पावर बी माइनस ए प्लस एक्स की पावर सी माइनस ए प्लस 1/1 प्लस एक्स की पावर ए माइनस बी प्लस एक्स की पावर सी माइनस बी, और आखिरी में क्या है 1/1 प्लस एक्स की पावर बी माइनस सी प्लस एक्स की पावर ए माइनस सी। इसको बोलते हैं साइक्लिक क्वेश्चन या चक्रीय प्रश्न, है ना। क्रम, एक क्रम है, देखो बी माइनस ए सी माइनस ए, ए बाद में है, बी और सी है, इधर बी बाद में ए और सी है, इधर सी बाद में बी और ए है। तो इसका मतलब हम किसी एक पार्ट को सॉल्व करेंगे, जो उससे आंसर बनेगा वो सब में डाल देंगे। मतलब मैं क्या कह रहा हूं, मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं, एक्स की पावर बी अपॉन एक्स की पावर, ये समझ में आया, मैंने माइनस को नीचे कर लिया, फिर मैं इसको लिखूंगा 1 अपॉन, नीचे से मैं एक्स की पावर ए एलसीएम ले लूंगा, दिस इज एक्स की पावर ए प्लस एक्स की पावर बी प्लस एक्स की पावर सी। अब ये एक्स की पावर ए ऊपर आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब जो माइनस में था वो ऊपर आ गया, बाकी सब सेम हो गया। इसका मतलब इस वाले में क्या होगा, माइनस में बी था, एक्स की पावर बी और एक्स की पावर ए प्लस एक्स की पावर बी प्लस एक्स की पावर सी हो जाएगा। ये भी आपको स्टेप बच जाएंगे आपके, और ये हो जाएगा एक्स की पावर सी अपॉन एक्स टू द पावर ए प्लस एक्स टू द पावर बी प्लस एक्स टू द पावर सी। अब आप एक्स की पावर ए एक्स की पावर बी इनका ले लोगे एलसीएम, यहां बचेगा एक्स की पावर ए एक्स की पावर बी प्लस एक्स की पावर सी, ये कट गया, आंसर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, 39% can repair a road in 12 days working 5 hours a day. In how many days will 30% working 6 hour day? देखो आसान क्वेश्चन है, M1 D1 H1 बराबर M2 D2 H2। तो देखो पहले कंडीशन में 39, दिस इज M1, 12 दिन D1 और कितने घंटे 5 घंटे H1। दूसरी कंडीशन 30% M2, 6 hours H2, और आपको डे पूछा हुआ है। तो देखो 39 इंटू 12 इंटू 5 बराबर 30 इंटू 61 इंटू H2, 61 है ना, 6 है सॉरी। तो देखो ये हो गया 6 से 2 बार, H2 बराबर 39 इंटू 2 इंटू 5 बटे 30, तो 5 2 10 और 3 13, बी ऑप्शन। A man is standing at a point P is watching the top of a tower which makes an angle of elevation 30 with the man's eye. The man walks some distance toward the tower. देखो यार, यहां पर एक पेड़ पर दिखता है, पेड़ पर उसका एंगल ऑफ एलिवेशन उन्नयन कोण कितना आता है 30 डिग्री। अभी कुछ दूरी चलता है, एंगल कितना हो गया, कुछ और दिया हुआ है, हाँ आपको ना तो एच दिया ना डी दिया, तो ये डेटा इनएडिक्वेट है, आंसर नहीं कर सकते इसका, क्योंकि आपको एटलीस्ट हाइट तो देनी चाहिए थी ना। बस यहां पर बॉड मास का ध्यान रखना, 1 प्लस 4 बटे 2 प्लस 3 बटे 5 माइनस 1 बटे 2 और माइनस 1 बटे 10 डिवाइडेड बाई 2। तो देखो सबसे पहले ये सॉल्व होगा, 5 2 जा 10 माइनस 1 9 बाई 2, तो ये हो जाएगा, मैं ऊपर का लिख रहा हूं 2 प्लस 3 बाई 9 बाई 2, तो 2 पर आ जाएगा, 3 3 9, तो जगह 4 बटे 2 प्लस 2 बटे 3, 3 एलसीएम ले लो, 6 प्लस 2 8, तो 4 गुना 3 बटे 8, ये हो गया 1 प्लस ये था माइनस 1 बटे 2 गुना 5, समझे भाई ये क्या हुआ होगा। अच्छा ये 4 से 2 बार कटेगा, दिस इज 1 प्लस 3 बाई 2 माइनस 5 बाई 2, एलसीएम कितना आ गया 2 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखो नीचे वाले जो अंडर रूट की वैल्यू उनका डिफरेंस 1 है हर जगह, तो आसान क्वेश्चन होता है। हमारे पास है √4, मैं बड़ी वैल्यू पहले लिख रहा हूं, प्लस 1 अपॉन √5 प्लस √4 प्लस √6 प्लस √5 प्लस √7 प्लस √6 प्लस 1 अपॉन
√7 प्लस √8 प्लस 1/√9 प्लस। अब आपको समझना क्या होगा इस क्वेश्चन में, अगर मैं इसके कॉन्जुगेट संयुग्मी से गुणा करता हूं दोनों तरफ, √4 माइनस √3, तो नीचे क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा ना, मतलब सब में नीचे 1 हो जाएगा। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो, ये हो गया √5 माइनस √4 नीचे 1, 5 माइनस 4 करेंगे, ये हो जाएगा √6 माइनस √5 नीचे 1, √7 माइनस √6 नीचे 1, √8 माइनस √7 नीचे 1, और ये √9 प्लस √8 नीचे 1। तो देखो भाई ये माइनस होगा, √4 कटा इससे, ये प्लस का 5 माइनस का 5 प्लस का 6 माइनस का 6, 7 7 8 8, तो बचेगा √9 और माइनस √3, ये तो बचेगा। और √9 कितना होता है? 3 माइनस √3। आंसर क्या हो गया? सी ऑप्शन। ये जो ग्राफ दिया हुआ है, द फॉलोइंग ग्राफ शोज द परसेंटेज ग्रोथ इन पॉपुलेशन ऑफ 6 स्टेट फ्रॉम 1998 टू 1999 एंड 99 टू 2000। देखो यार, ये जो काले शो कर रहा है वो 98 टू 99 का दिखा रहा है, और व्हाइट से शो कर रहा है 99 टू 2000। और सिटी कितनी है? MNOPQR, 5-6 सिटी के बारे में दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन, वर्ष 1999 में राज क्यू की जनसंख्या, इसकी 2000 में जनसंख्या कितना प्रतिशत थी? नाउ 99 में क्यू की बात करते हैं, 99 से और 2000 में कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है? हाँ सर, क्यू तो ओ ले लिया मैंने। क्यू में कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है? 50%। अरे व्हाइट से 50% ही तो है। बोला है पॉपुलेशन ऑफ स्टेट क्यू इन 1999 वाज व्हाट परसेंट ऑफ इट्स पॉपुलेशन इन 2000। इसका मतलब 1998 से 99 जो पॉपुलेशन रही होगी उसका 50% बढ़ी होगी ना यहाँ पर। तो मान लो कि यहां पर 99 में अंत में इसकी पॉपुलेशन 100 रही हो, तो 2000 में पॉपुलेशन कितनी होगी? 50% बढ़ जाएगी ना इसकी, 150। तो परसेंटेज इंक्रीज, तो परसेंटेज पॉपुलेशन क्या लिखेंगे? 150 बाई 100 इंटू 100। अच्छा उल्टा होगा, 100 बाई 150। देखो ऊपर हमें लेना है 99 की पॉपुलेशन जो कि 100, नीचे 150 इंटू 100। एक जीरो कट गया, 5 से 3 टाइम 2, 200 बाई 3 और 66 होल 2/3, ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, इफ द पॉपुलेशन ऑफ स्टेट ओ इन द ईयर 1998 वाज 8 लाख, व्हाट वाज इट्स अप्रॉक्स पॉपुलेशन इन द ईयर 2000? तो देखो ओ का 99 में कितना बढ़ा? ओ में 99 में कितना बढ़ा? 80%। और 2000 में कितना बढ़ा? 60%। अरे 1998 से डायग्राम देखो क्या शो कर रहा है, 98 में 80%, ये दिखा रहा है कि 80% बढ़ा होगा। और 1999 से 2000 में कितना बढ़ा होगा? 60%। और इसकी 98 पे पॉपुलेशन 8 लाख थी, तो पहला इंक्रीज 80%, 180/100। दूसरा इंक्रीज 60%, 160/100। और आपको अप्रोक्सीमेट पूछा हुआ है, तो देखो ये 2 जीरो काट दो, 8 गुणा 18 गुणा 16/100, 16 गुणा 8 128, 18 गुणा 128 अपॉन 100, गुणा करो उसको, 2304 आएगा अपॉन 100, तो 23 अप्रोक्सीमेट, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द पॉपुलेशन ऑफ स्टेट एम एंड आर इन, देखो एम और आर की पॉपुलेशन 1998 में है 3:2, तो मान लो ये 3x है, ये 2x, और 99 में 40% बढ़ा है, हमने 75 ले लिया था, तो इसका 140% अपॉन 100 बराबर कितना है? 126। तो यहां से x कितना आएगा? 126 इंटू 100 बाई 3 इंटू 140, 7 8 जा 7 2 जा और 6 3 जा 30 आ जाएगा x। तो अगर x 30 हो जाएगा 60। और अब बोला है ये 60 हो गया, आर की पॉपुलेशन 1998 में 2000 में पूछा हुआ है, आर कितना बढ़ रहा है? एक बार 30%, एक बार 20%, तो 130/100 इंटू 120/100, कितना आंसर आएगा? बी ऑप्शन। ठीक है।